नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हमारे सामने है राजस्थान सरकार का सुजस बुलेटिन और इसमें तकनीक से लेकर पर्यटन और सुरक्षा तक कई दिलचस्प खबरें हैं। बिल्कुल। और आज हम इन सरकारी अपडेट्स की परतों को खोलकर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनके असल मायने क्या हैं। हाँ, क्योंकि आज की चर्चा में एक बड़ी मजेदार थीम उभर कर आ रही है। एक ऐसा राजस्थान जो भविष्य की तकनीक और ग्लोबल महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ अपनी जमीनी हकीकत जैसे कि किसानों के मुद्दे, छात्रों की जरूरतें। और आम नागरिक की सुरक्षा, इनके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए इस संतुलन की कहानी को समझने के लिए पहली खबर से शुरू करते हैं। और पहली खबर हमें सीधा भविष्य में ले जाती है। जयपुर में एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, राजस्थान डिजीफेस्ट और टाई ग्लोबल समिट 2026। ये 4 से 6 जनवरी तक सीतापुरा के एग्जीबिशन सेंटर में हो रहा है। इसे सरकार का आईटी डिपार्टमेंट और टाई राजस्थान मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सुनने में तो ये काफी बड़ा लग रहा है। ये सिर्फ बड़ा नहीं, बल्कि ये एक स्टेटमेंट है। सरकार का लक्ष्य साफ है, राजस्थान को एक डिजिटल फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना। डिजिटल फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन मतलब आसान भाषा में? आसान भाषा में कहें तो एक ऐसा माहौल तैयार करना कि दुनिया भर की बड़ी टेक कंपनियां यहाँ पैसा लगाने के लिए खुद आगे आए, ठीक वैसे ही जैसे वे बैंगलोर या हैदराबाद जाती हैं। अच्छा। हाँ, तो ये इवेंट उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि एक तरह का वेलकम सिग्नल है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए। और यहाँ हो क्या रहा है? बहुत कुछ हो रहा है। मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा 6 जनवरी को राजस्थान AI/ML पॉलिसी 2026 भी लॉन्च करने वाले हैं। AI/ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। बिल्कुल सही। ये क्या है और ये पॉलिसी क्यों जरूरी है? देखिए, ये बहुत सही सवाल है। एआई और मशीन लर्निंग वही तकनीक है जो आज हमारे फोन से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक मतलब सबको चला रही है। तो एक समर्पित पॉलिसी लाने का मतलब है कि सरकार कह रही है, हम इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहते। ये पॉलिसी कंपनियों को यहाँ AI पर रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए इंसेंटिवाइज करेगी, नियम कानून साफ करेगी। अच्छा। और शायद AI की पढ़ाई के लिए नए इंस्टीट्यूट भी लाएगी। और ये मौजूदा AVGC XR पॉलिसी के साथ मिलकर काम करेगी। AVGC XR, ये एक और नया टर्म है। हाँ, इसका मतलब है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। ओके। ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी दोनों लगती हैं। अब आप सोचिए, एक तरफ गेमिंग और VFX की पॉलिसी और अब AI/ML की पॉलिसी। सरकार साफ तौर पर उन इंडस्ट्रीज पर फोकस कर रही है जो युवाओं को रोजगार के नए मौके दे सकती हैं। और इस इवेंट का स्केल भी तो काफी बड़ा है, 10,000 से ज्यादा लोग। हाँ, 10,000 से ज्यादा लोग, 1200 ग्लोबल कंपनियों के फाउंडर और CEO, 1200 और 20 से ज्यादा यूनिकॉर्न या सूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के फाउंडर्स। और उम्मीद है कि प्रदेश के स्टार्टअप्स को 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश मिलेगा। ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और यहाँ यूनिकॉर्न और सूनिकॉर्न समझना जरूरी है। यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा होती है। राइट। और सूनिकॉर्न वो जो इस क्लब में जल्द ही शामिल होने वाले हैं। जब इतने बड़े फाउंडर्स आते हैं तो वो अपने साथ सिर्फ पैसा नहीं लाते, बल्कि अनुभव और एक ग्लोबल नजरिया भी लाते हैं। और ये 200 करोड़ का निवेश अगर ई-कॉमर्स, प्रॉपटेक यानी प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी, हेल्थ टेक, एग्रीटेक और फिनटेक जैसे सेक्टर्स में आता है तो ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था के कई हिस्सों को एक साथ बूस्ट दे सकता है। मतलब ये सिर्फ IT तक सीमित नहीं है, खेती से लेके हेल्थ तक हर जगह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने की कोशिश है। एग्जैक्टली। और जब मुख्य सचिव श्री V श्रीनिवास खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं तो जाहिर है कि सरकार इसे बहुत गंभीरता से ले रही है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म विजन का हिस्सा है। तो जहां एक तरफ जयपुर में भविष्य की टेक्नोलॉजी पर इतनी बड़ी चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ शहर की सड़कें एक और बहुत बड़े राष्ट्रीय आयोजन की गवाह बनने वाली हैं जो हमारी परंपरा और शौर्य से जुड़ा है। अब सेना दिवस परेड की बात कर रहे हैं, ये भी एक बहुत ही खास आयोजन है इस बार। हाँ, 8 से 15 जनवरी तक जयपुर में सेना दिवस परेड होने वाली है। और इसमें सबसे अनोखी बात क्या है? यही कि देश के इतिहास में पहली बार ये परेड किसी कैंटोनमेंट एरिया या छावनी के अंदर नहीं बल्कि आम लोगों के बीच शहर की सड़कों पर हो रही है। ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये एक बहुत बड़ा और मैं कहूँगी एक सकारात्मक बदलाव है। सेना को अक्सर एक बंद दुनिया की तरह देखा जाता है जो अपनी सीमाओं या छावनियों में रहती है। सही बात है। इस तरह का आयोजन उस दीवार को तोड़ता है।
ये सेना और नागरिकों के बीच एक सीधा रिश्ता बनाता है। खासकर युवाओं को प्रेरित करने के लिए ये एक शक्तिशाली कदम है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई लॉजिस्टिकल या सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां भी हैं? मतलब आम जनता के बीच इतना बड़ा सैन्य प्रदर्शन आयोजित करना आसान तो नहीं होगा? चुनौतियां तो बहुत हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर भीड़ को नियंत्रित करना और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना, ये सब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन शायद यही इसका मकसद भी है। वो क्या? यह दिखाना कि सेना और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर कितने बड़े स्तर का आयोजन सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसके लिए जो बैठक हुई उसमें जयपुर से लेकर अलवर, अजमेर, टोंक, सीकर तक के अधिकारी शामिल थे। अच्छा। तो ये इसके पैमाने को दिखाता है। और इसमें एक और खास बात है, मुख्यमंत्री के निर्देश पर 9 जनवरी की जो परेड रिहर्सल है, हाँ, वो खास तौर पर मातृशक्ति यानी महिलाओं और लड़कियों को समर्पित की गई है। बिल्कुल। यह एक बेहद प्रतीकात्मक लेकिन महत्वपूर्ण जेस्चर है। एक ऐसे समय में जब सेना में महिलाओं की भूमिका हर स्तर पर बढ़ रही है, चाहे वो फाइटर पायलट हों या ऊंचे पदों पर अधिकारी। यह कदम उस योगदान को सम्मान देता है और देश की बेटियों को सेना में आने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो एक तरफ सेना का शौर्य प्रदर्शन और दूसरी तरफ प्रदेश के भविष्य की आर्थिक दिशा तय करने की तैयारी। अब बात करते हैं राजस्थान के आने वाले बजट 2026-27 की। इसका संकल्प रखा गया है आपणों अग्रणी विकसित राजस्थान। यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो है 2047 की सोच। 2047 की सोच। हाँ, ये सिर्फ एक साल का हिसाब किताब नहीं है। जब सरकार 2047 का जिक्र करती है तो वो इसे भारत के विकसित राष्ट्र बनने के बड़े लक्ष्य के साथ जोड़ रही है। इसका मतलब है कि बजट में ऐसी योजनाएं लाने की कोशिश होगी जिनका असर लंबा हो, जो सिर्फ अगले चुनाव तक के लिए ना हो। एग्जैक्टली। सुझाव मांगे गए हैं और 10 जनवरी तक करीब 25,000 सुझाव आ भी चुके हैं। 25,000? हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा नंबर है। क्या इसका मतलब ये है कि लोग अब सरकारी योजनाओं में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं? बिल्कुल। ये दिखाता है कि लोग अब सिर्फ वोटर नहीं बल्कि स्टेक होल्डर बनना चाहते हैं। लेकिन ये सरकार के लिए एक चुनौती भी है। चुनौती कैसे? 25,000 सुझावों में से काम की बातें निकालना, उन्हें फिल्टर करना और फिर उन्हें बजट में शामिल करना एक बहुत बड़ा काम है। असली परीक्षा इसी बात की होगी कि ये प्रक्रिया सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाती है या सच में कुछ अच्छे सुझाव जमीनी हकीकत बनते हैं। और जाहिर है कि इन 25,000 सुझावों में एक बहुत बड़ा हिस्सा किसानों का भी होगा। तो चलिए देखते हैं कि कृषि के मोर्चे पर अभी क्या चल रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की समीक्षा हुई है। हाँ, और इस समीक्षा में राजस्थान के प्रदर्शन के कुछ आंकड़े सामने आए हैं। राज्य को केंद्र से इस योजना के तहत 425 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें से करीब 333 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो ये लगभग 79% हुआ। हाँ, 79% खर्च, ये अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा या औसत? देखिए 79% खर्च करना एक अच्छा आंकड़ा है, लेकिन एक विश्लेषक के तौर पर हमें ये भी देखना होगा कि बाकी 21% यानी करीब 92 करोड़ रुपए क्यों खर्च नहीं हो पाए। ये भी एक सवाल है। क्या योजनाओं को लागू करने में कोई प्रशासनिक देरी हुई या किसानों तक जानकारी नहीं पहुंची या फिर कोई और वजह थी? ये सवाल महत्वपूर्ण है ताकि अगली बार 100% फंड का सही इस्तेमाल हो सके। ये एक जरूरी नुक्ता है। और इसी बैठक में राजस्थान ने केंद्र से 2 खास मांगे भी रखी हैं। अच्छा। पहली, सिंचाई के जो संयंत्र होते हैं उनकी लागत में 20 से 25% की बढ़ोतरी की जाए। और दूसरी, फार्म पॉन्ड यानी खेत तलई पर जो सब्सिडी मिलती है उसे बढ़ाया जाए। और ये दोनों मांगे सीधे तौर पर राजस्थान जैसे पानी की कमी वाले राज्य के लिए बहुत जरूरी है। कैसे? सिंचाई की लागत बढ़ने का मतलब है कि किसानों पर बोझ कम होगा और वे ड्रिप या स्प्रिंकलर जैसी मॉडर्न तकनीक अपना पाएंगे। और खेत तलाई पर सब्सिडी बढ़ाने से किसान बारिश के पानी को बचाने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे ग्राउंड वाटर पर निर्भरता कम होगी। बिल्कुल। ये मांगे दिखाती हैं कि राज्य का फोकस जल संरक्षण पर है। और इसी बैठक में अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री को सवाई माधोपुर में होने वाले अमरूद महोत्सव का न्योता भी दिया। ये भी लोकल कृषि उत्पादों को प्रमोट करने का एक अच्छा तरीका है। निश्चित रूप से। तो हमने किसानों की बात की, अब बात करते हैं प्रदेश के उन युवाओं की जो अपना भविष्य बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से जुड़ा एक जरूरी अपडेट आया है। हाँ, सत्र 2025-26 के लिए जिन छात्रों का चयन हुआ है उनके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने एक निर्देश जारी किया है। क्या है वो निर्देश? इसके मुताबिक मुख्य मेरिट लिस्ट में चुने गए छात्रों को
10 जनवरी 2026 तक अपने अपने कोचिंग संस्थानों में रिपोर्ट करना जरूरी है, अनिवार्य है। और यह प्रक्रिया SSO ID के जरिए होगी। कई लोग शायद SSO ID के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे। इसे आप राजस्थान की सरकारी सेवाओं के लिए एक मास्टर की समझ सकती हैं, सिंगल साइन ऑन आईडी। अच्छा। ज्यादातर सरकारी योजनाओं, फॉर्म भरने या किसी भी सरकारी पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए यही एक आईडी काम आती है। तो छात्रों को इसी आईडी से लॉगिन करके ऑप्ट इन यानी ज्वाइन करना है, ऑप्ट आउट यानी छोड़ना है या अपग्रेड का विकल्प चुनना होगा। तो ये डेडलाइन बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे मिस करने पर उनकी सीट किसी और को मिल सकती है। तो हमने तकनीक, सेना, बजट, कृषि और शिक्षा की बात कर ली, लेकिन राजस्थान की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका पर्यटन भी है। बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि अब सरकार की नजर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के गोल्डन ट्रायंगल से आगे भी जा रही है। और इसका सबसे ताजा उदाहरण है कोटा में हुआ हाड़ौती ट्रैवल मार्ट 2026। ये कोई आम मेला नहीं था, बल्कि एक B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी थी। B2B का क्या मतलब है यहाँ पर? इसका मतलब है कि यहाँ आम टूरिस्ट को टिकट नहीं बेचे जा रहे थे, बल्कि देश के 26 राज्यों से आए टूर ऑपरेटर्स, होटल मालिकों और ट्रैवल एजेंटों को पूरा का पूरा हाड़ौती रीजन बेचा जा रहा था। अच्छा। उन्हें ये बताया जा रहा था कि आप अपने टूर पैकेज में इस इलाके को क्यों शामिल करें। इसका मकसद है पर्यटन का विकेंद्रीकरण करना, ताकि पैसा और रोजगार सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित न रहें। और इस इवेंट का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया, जिससे इसकी अहमियत का पता चलता है। हाँ, वहाँ मैजिकल हाड़ौती नाम की एक किताब और जंगल सफारी के लिए एक कैंटर गाड़ी का भी अनावरण हुआ। ये सब मिलकर एक कहानी बनाते हैं कि सरकार अब हाड़ौती को एक गंभीर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर पेश कर रही है। वहाँ के किले, महल, चंबल की सफारी, मिनिएचर पेंटिंग, ये सब बहुत अनोखा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी है। वो क्या? कनेक्टिविटी का। हाड़ौती बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर वहां पहुंचना मुश्किल है तो टूरिस्ट कैसे आएगा? सही बात है। इसलिए कोटा में एयरपोर्ट को पूरी तरह फंक्शनल करना और सड़कों का नेटवर्क बेहतर बनाना इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए सबसे जरूरी कदम होंगे। सही बात है। विजन और इंफ्रास्ट्रक्चर को साथ साथ चलना होगा। लेकिन जैसे जैसे हम शासन से लेकर पर्यटन तक हर चीज में टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, हम एक नए तरह के खतरों के लिए भी दरवाजे खोल रहे हैं। और यही हमारी आज की आखिरी और शायद सबसे जरूरी खबर है। आप साइबर सुरक्षा और USSD स्कैम की बात कर रही हैं, जिसके बारे में राजस्थान पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। हाँ, और ये जानना सभी के लिए बेहद जरूरी है। तो ये USSD स्कैम है क्या? पुलिस ने बताया है कि ठग बहुत ही साधारण तरीका अपना रहे हैं। और यही इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। सोचकर देखिए, आप किसी ऑनलाइन ऑर्डर की डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं। एक कॉल आता है, आवाज बिल्कुल असली डिलीवरी एजेंट जैसी लगती है। वो आपसे कहता है कि सर, नेटवर्क की दिक्कत है, डिलीवरी कंफर्म करने के लिए आप बस अपने फोन से 21 या 67 के साथ मेरा नंबर डायल कर दीजिए। सुनने में ये बहुत मामूली सी बात लगती है। और जैसे ही कोई ये कोड डायल करता है, होता क्या है? जैसे ही आप ये कोड डायल करते हैं, आपके फोन पर कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट हो जाती है। कॉल फॉरवर्डिंग? हाँ, इसका मतलब ये है कि अब आपके नंबर पर आने वाली हर कॉल, जिसमें आपके बैंक के OTP वाली कॉल्स, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के वेरिफिकेशन कोड वाली कॉल्स भी शामिल हैं, वो सब आपके फोन पर आने के बजाय सीधे उस ठग के नंबर पर जाने लगती है। अरे बाप रे! आपके खातों तक की चाबी किसी और के हाथ में पहुंच चुकी है। ये तो बहुत ही डरावना है। तो इससे बचने का या ऐसे ठीक करने का कोई तरीका है? अगर किसी को शक हो कि उसके फोन पर ऐसा कुछ एक्टिवेट हो गया है, तो वो क्या करे? हाँ, पुलिस ने इसका समाधान भी बताया है। किसी भी तरह की कॉल फॉरवर्डिंग को कैंसिल करने के लिए एक यूनिवर्सल कोड है, #002#। #002#। जी, इसे अपने फोन से डायल करते ही हर तरह की कॉल फॉरवर्डिंग बंद हो जाती है। ये कोड सभी को अपने फोन में सेव कर लेना चाहिए। #002#। ये बहुत काम की जानकारी है। और अगर किसी के साथ ऐसा फ्रॉड हो जाए तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या राजस्थान पुलिस के व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं। जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे, पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है। हमने देखा कि राजस्थान डिजिफेस्ट जैसे आयोजनों के जरिए AI और ग्लोबल टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है।
वहीं दूसरी तरफ यूएसएसडी स्कैम जैसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारी आम जनता अभी भी कितने बेसिक डिजिटल खतरों से जूझ रही है। सही बात है। ऐसे में ये सोचना लाजमी है कि तकनीकी तरक्की की इस तेज रफ्तार के बीच नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर और सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी आखिर कितनी व्यक्तिगत और कितनी व्यवस्था की है। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।